तिल तिल कर मर जाने से एक बार मर जाना अच्छा। इन शब्दों को बोलते बोलते युवाओं के लिए एक नारा देने वाले जो अभी भी जब हम कहीं परिवर्तन की बात करते हैं तो अक्सर उस नारे का उद्घोष करते हैं, और वह नारा है इनकलाब जिंदाबाद। ऐसे थोड़ी जिंदाबाद होता है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इस नारे के प्रणेता सरदार भगत सिंह, शहीद आजम, उनका स्मरण दो साथी सुखदेव और राजगुरु, दो की आयु 24 वर्ष और एक 23 वर्ष। यहां बैठे अधिकांश से बहुत छोटे होंगे, कुछ से कुछ बड़े होंगे। उनकी चर्चा हम करेंगे। उसके पूर्व मंच पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सरकारी सेवा में लगे श्रीमान शैलेंद्र जी, इस महानगर के संघ चालक श्रीमान दिनेश जी, महानगर विभाग के अन्य पदाधिकारीगण तथा एक विशेष गौरव के साथ जो गौरव भगवान के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है, और वह गौरव है सबसे अधिक युवाओं वाले देश में जन्म लेने का, जिसको हम भारत कहते हैं। सर्वाधिक युवाओं वाला देश है, और इसलिए किसी कवि ने कहा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर, ऐसे चलता है क्या? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उसी का परिणाम है। 712 से एक संघर्ष प्रारंभ हुआ और 1947 तक वो संघर्ष चलता गया। किसी ना किसी मां ने अपनी कोख से किसी पुत्र को जन्म दिया, और वो पुत्र सुपुत्र बनकर इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश की परंपराओं के लिए, इस देश की संस्कृति और समृद्धि के लिए उसने अपने आप को भूलकर, परिवार को भूलकर अपना सर्वस्व समर्पण किया। उस पुष्प की अभिलाषा के साथ, जिस पुष्प की एक ही अभिलाषा, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि की रक्षा करने जिस पथ जाएं वीर अनेक। मेरे देश के अंदर आप जैसी अवस्था के अनगिनत, मैंने कहा ना कि 712 से 1947 एक बहुत बड़ा काल होता है। अभी कुछ दिन पहले मात्र 10 दिन में एक देश सिमट कर चला गया, उसने समर्पण कर दिया, मात्र 10 दिन में। बहुत पुरानी बात नहीं है। और मेरा देश 712 से लेकर 1947 तक कितना बड़ा काल होता है। इसलिए 712 से 1947 कितनी माताओं ने ऐसे लालों को जन्म दिया होगा। किसी कवि ने कहा कि समुद्र अगर स्याही बन जाए और उसका वर्णन लिखा जाए, नामों को लिखा जाए, तो वह असंभव है। आज उस देश पर प्रश्न खड़ा होता है, उस देश की तरुणाई पर प्रश्न खड़ा होता है। इसलिए समय समय पर मैं किनकी संतान हूं, मेरे पूर्वज कौन थे, उन पूर्वजों का स्मरण करना जिन्होंने अपने को, अपने परिवार को भूलकर देश, धर्म, संस्कृति, परंपराओं के लिए
अपना सर्वस्व समर्पण किया। आज हम ऐसे ही उन 3 नौजवानों को, मैंने आयु बताई, 2 24 वर्ष और एक 23 वर्ष, ये आयु कुछ नहीं होती। इस आयु में हम कैरियर ढूंढ रहे हैं। इस देश को खतरा अगर हुआ तो 3 ही शब्द है इस देश के अंदर। एक विमर्श के तहत, योजना के तहत एक विमर्श के रूप में खड़े कर दिए गए टेररिस्ट, कम्युनिस्ट, जिन्होंने अपनी कौम को नष्ट करने का काम किया। टेररिस्ट, उसने दूसरे को नष्ट करने के लिए अपने को स्वाहा कर दिया, और एक नया शब्द इस भारत के अंदर गढ़ दिया गया, और उस शब्द को पकड़कर मैं अपने पूर्वजों को भूलने लगा। वह शब्द है कैरियरिस्ट। आज किसी नौजवान से पूछो क्या करना चाहते, कैरियर के लिए पढ़ रहा हूं। कैरियर किस रूप में देखना चाहते हो? अच्छा पैसा, अच्छी नौकरी, अच्छी कोठी और आदि आदि, जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है। आज जिसके पास 10 करोड़ हो गया वो 20 करोड़ कमाना चाहता है। शरीर के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए उसके पास समय नहीं है। जब हम वर्तमान को देखते हैं और वर्तमान से इनकी तुलना करते हैं, विद्यार्थी जीवन में विद्या अध्ययन करने वाला नौजवान जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 गोलीकांड होता है। जलियांवाला बाग कौन से प्रदेश में है जानते हैं? वो गोलीकांड होता है। बैसाखी का दिन था उस दिन, और बैसाखी पंजाब के अंदर बड़ा क्यों? क्योंकि इसी तिथि को 1699 में सिख पंथ के, जो संपूर्ण हिंदू समाज के रक्षक के रूप में जन्म लिया, ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी ने उस खालसा की स्थापना की बैसाखी के दिन। इसलिए वहां एक बड़ा कार्यक्रम था। एक एक्ट के विरोध में संपूर्ण हिंदू समाज इकट्ठा हुआ। देश का भारतीय समाज, हिंदू समाज नहीं, भारतीय समाज, वो इकट्ठा आया, अपनी बात को रखना चाहता था, उसके विरोध में अपना विषय रखना चाहता था, और वहां एक सिर फिरे अंग्रेज अधिकारी के द्वारा वहां गोलियां चला दी गई। 1000 लोगों ने प्राण दिए, लगभग 2000 लोग घायल हुए। ये सरकारी दस्तावेज में। उनका दोष क्या था? कभी उस जलियांवाला बाग को याद करने का हमको समय है क्या? इस घटना को सुनने के बाद एक छोटा सा 12 वर्ष का बालक अगले दिन अपने घर से चलकर 12 मील पैदल चलकर उस स्थान पर पहुंचता है, और पहुंचने के बाद वहां रक्त रंजित उस मिट्टी को, दीवारों को, जो गोलियों से छलनी हुई थी, वो वर्णन कर रही थी कि कल क्या हुआ होगा। उसको देखकर उसकी आंखों से खून के आंसू निकलने लगते हैं। संकल्प लेता है वहां की मिट्टी को माथे पर लगाकर। अनेक इतिहासकार तो ऐसा लिखते हैं कि वहां की मिट्टी को एक पोटली में बांधकर लाया, प्रतिदिन उस मिट्टी की पूजा, ये उसकी आराधना थी। ये धरती है, मैंने इसको मां कहा है। ये मां रक्त रंजित हो गई। उसको संकल्प लेकर उसकी प्रतिदिन पूजा करना, और अपनी पढ़ाई छोड़कर उसी दिन संकल्प लिया कि मैं पढ़ूंगा नहीं है। एक नौजवान सभा युवाओं की देश को आजाद कराने के लिए, इन दुष्टों से इस देश को मुक्त कराना है। इसलिए इस देश की जो तरुणाई है, उस समय भी वो कैरियर के लिए लगी होगी। ये भगत सिंह के मन में प्रश्न आया। अभी जो हमने एक नाटक देखा, वो नाटक प्रारंभ में तो फांसी और चले गए, लेकिन बाद में जो स्वर्ग का उनका तीनों का वर्णन सुनाया, उनकी वार्तालाप सुनाई,
वह वार्तालाप सरदार भगत सिंह को पहले से ध्यान में थे। उस वार्तालाप को दिखाने के पीछे का हेतु यही था कि इस देश की तरुणाई जो इस धरती मां के लिए पागल होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसका अभाव है। इसलिए उस अभाव को दूर करना शायद यही उस वार्तालाप को दिखाने के पीछे का भाव रहा। इसी बीच में परिवार वाले उस बालक की शादी की तैयारी करते हैं, लेकिन शादी तो मैंने कर ली। स्वतंत्रता जब तक प्राप्त नहीं होगी, और जब अधिक प्रेशर पड़ा तो वहां से कानपुर की ओर दौड़ लगा दिए। कानपुर में चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त एक क्रांतिकारियों का एक बड़ा समूह उधर था। वहां पहुंचे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, तब एक दुर्घटना हो जाती है, चोरी चोरा कांड। हम सब जानते हैं उस चोरी चोरा कांड के अंदर अनेक मेरे देश के नागरिकों का हत्या हुई। उस हत्या के विरोध में उस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन वो आंदोलन स्थगित कर दिया गया। उस आंदोलन को स्थगित करने वाले कौन थे? तो उस आंदोलन के जो नायक थे महात्मा गांधी। अभी तक सरदार भगत सिंह अति निष्ठा के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहते थे, कर रहे थे, लेकिन उस दिन उनको यह आभास हो गया कि देश को जो स्वतंत्रता हम जिस मार्ग पर लेना चाहते हैं, इस मार्ग से स्वतंत्रता प्राप्त होने वाली नहीं, और इसलिए क्रांति का मार्ग चाहिए। शस्त्रों वाली क्रांति, केवल बातों वाली क्रांति नहीं, शस्त्र और शास्त्र दोनों को साथ लेकर उस सशस्त्र क्रांति के, चूंकि चंद्रशेखर आजाद तो पहले से उसी पथ पर चलने वाले थे, और इसलिए अपनी नौजवान सभा को चंद्रशेखर जी के संगठन के साथ मिला करके इन्होंने काम करना प्रारंभ किया। उसके कुछ समय बाद 1925 में एक काकोरी कांड हम सबने देखा है। जब क्रांतिकारी काम करेंगे, शस्त्र चाहिए, उस शस्त्र के लिए संसाधन चाहिए। कहां से शस्त्र प्राप्त होगा? उन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए, शस्त्रों को, गोला बारूद प्राप्त करने के लिए, तो हम उस काकोरी कांड को जानते हैं। 1925 में घटना हुई। उस कांड के अंदर पकड़े गए 4 मेरे नौजवानों को फांसी की सजा और 16 को आजीवन कारावास हुआ। वहां से भगत सिंह की दृष्टि बदल गई, और इसलिए इसके बाद भी एक जो क्रांति, जो ज्वाला, जो अगली धमकनी चाहिए थी देश के अंदर, उसका अभाव है। और इसलिए सरदार भगत सिंह ने एक योजना बनाई। अभी हमारे कार्यकर्ता जो कहानी सुना रहे थे कि भगत सिंह अपने जीवन का पूरा प्रारूप पहले से तय कर चुका था। मुझे अपने लिए नहीं जीना, मुझे इस देश के अंदर एक क्रांति लानी है। इसलिए उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, इसलिए इनकलाब का जिंदाबाद नारा दिया। और इसलिए जिस असेंबली में बम फेंकने की बात करते हैं, उस बम फेंकने का यह जो भाव मन के अंदर आया, उस भाव के पीछे का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य वही था कि इस देश का नौजवान सड़कों पर आना चाहिए। इस देश का नौजवान जब जंजीरों में जकड़ी हुई भारत माता, जिसके अंग अंग से ज्यादा अधिक लोहे की जंजीरों में जहां जहां जंजीर बंधी है, वहां रक्त निकल रहा है, रक्त बह रहा है, उस रक्त को बंद होना चाहिए। उस अपनी मां के, धरती मां के समाधान के लिए देश के नौजवान को मैदान में होना चाहिए। उस क्रांति की बात, चूंकि सरदार भगत सिंह केवल और केवल शारीरिक बल के कारण देश में परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, वो वैचारिक दृष्टि से अर्थात तर्क के साथ, मैं किसी नौजवान को कुछ काम बताना चाहता हूं, वो काम क्यों करना चाहिए, उसके पीछे का कुछ ना कुछ तर्क तो होना ही चाहिए, उसको संतुष्ट करना पड़ेगा। और इसलिए सरदार भगत सिंह के विषय में
वो एक अच्छे लेखक भी थे। इस काकोरी कांड की और ये जो चोरा चोरी कांड का उन्होंने वो एक अच्छे पत्रिका में लिखते भी थे, अच्छे विचारक थे। उसी में से दिमाग में आ गया मैं कुछ करूंगा। चंद्रशेखर आजाद के साथ संपर्क वार्तालाप होता है। नौजवानों बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठिए। उस वार्तालाप में से चंद्रशेखर आजाद उनको मना करते हैं, भगत सिंह तेरे जीवन की अभी आवश्यकता है। भगत सिंह कहता है कि मेरे जीवन की, मैं अपने जैसे हजारों भगत सिंह को आपकी झोली में डालना चाहता हूं। आपको एक भगत सिंह चाहिए कि हजार भगत सिंह, लाखों भगत सिंह चाहिए, और इसलिए मुझको मेरे मार्ग पर जाने दो। इसलिए मैंने कहा ना कि भगत सिंह केवल शारीरिक बल नहीं, कहते हैं कि जो पहलवान होता है उसका ये बल जरा कमजोर हो जाता है। वो विचारक थे, और विचारक होने के नाते उन्होंने जो असेंबली में बम फेंकने का एक तय किया, उसके पीछे का भाव क्या था? अभी कहा ना कि सोते हुए को जागना चाहिए, और जगाने के लिए अगर आप एकदम से उस पर अटैक करेंगे तो उसका हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए सोते व्यक्ति को जगाने के लिए हल्की सी आवाज या हल्की सी चोट की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा भगत सिंह का भाव। और इसलिए उन्होंने कहा कि आदमी को मारा जा सकता है, विचार नहीं मर सकता। विचार को नहीं मारा जा सकता। आदमी मर सकता है लेकिन विचार नहीं। अनेक साम्राज्यों का पतन हो गया लेकिन विचार जिंदा रहे। इसलिए उस विचार के लिए समर्पण करना। आज हम जिन क्रांतिकारियों की चर्चा करते हैं, जिन महापुरुषों की चर्चा करते हैं, तो चर्चा में से निष्कर्ष क्या निकलता है कि उनका जीवन अपने लिए नहीं था, परिवार के लिए नहीं था। उन्होंने जो काम किया वो इसलिए नहीं किया कि आने वाला समाज हमारी जयंती मनाएगा, हमारा शहीदी दिवस मनाएगा, हमको पुष्पमाला, हमारे मृत शरीर के गले में पुष्पमाला पड़ेगी, हमको प्रसिद्धि मिलेगी। अगर इसलिए क्या होता तो चंद्रशेखर आजाद की माताजी का उनकी मृत्यु के बाद क्या हाल हुआ सब जानते। स्वतंत्रता के बाद भी उस मां को जगह नहीं मिली। इसलिए मां के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं। तो दूसरा उनका था कि बहरे लोगों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज जरूरी है। सोते के लिए एक संकेत अर्थात छोटे से झटका देना जरूरी है। बहरे लोगों के लिए ऊंची आवाज जरूरी है। और इसलिए हर काम उनका, हर कदम सोच समझकर होता था। उद्देश्य समाज को क्रांति के साथ जोड़ना, और उस क्रांति के लिए उन्होंने उस काम को 3 हिस्से में बांटे। जनता के सोए दिमाग पर हल्की चोट करना, चोट देकर जगाना, और जनता को जानकारी देना, और तीसरा स्वयं का उदाहरण बनना। आज अनेक लोग भाषण देते हैं, उस भाषण का असर क्या होता है? इसलिए 3 बातों को ध्यान में रखकर 8 अप्रैल 1929 को उस असेंबली के अंदर समाज को चोट, हल्की चोट देना, जगाना ऊंची आवाज के साथ। तो ऊंची आवाज कौन सी थी? तो मैं उस असेंबली के अंदर अनेक देशों की क्रांतियों का अध्ययन, ये सरदार भगत सिंह ने कहा, मैंने कहा कि वो हर काम सोच समझ कर करते थे। उस असेंबली में बम फेंकने के कारण लहू लुहान करना, किसी के हताहत करना नहीं था, हत्या करना नहीं था। ऐसे स्थान पर जानबूझकर बम मारा जहां कोई नहीं था, खाली स्थान था। वो बम मारने के बाद अफरा तफरी मची, भागम भाग हुई। चाहते तो भगत सिंह भी भाग सकते थे। एक साथी पहले ही सैंडर्स की हत्या में जेल जा चुका था। अभी कहानी सुन रहे थे। चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन भागना उद्देश्य नहीं है। जो तीसरा बिंदु था, स्वयं का उदाहरण। समाज परिवर्तन में देखना चाहता हूं, समाज के अंदर से मैं भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता हूं, समाज के अंदर देशभक्ति की ज्वाला जगाना चाहता हूं।
तो देशभक्ति की ज्वाला जगाने के लिए भाषण ही भाषण मेरे पास होंगे क्या? इसलिए स्वयं को प्रस्तुत करना और भाग्य नहीं, और वहां जनता को बताने के लिए स्वयं का उदाहरण, और वो जो एक पर्चा फेंका था उस पर्चे को फेंकना। पकड़े गए और उस समय अदालत के अंदर जो उनका धुआंधार भाषण हुआ है, उस भाषण के बाद इस देश की युवा पीढ़ी के मन के अंदर अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े हुए। सरदार भगत सिंह भागा क्यों नहीं? भाग सकता है, पहले भी भागे थे। उस अंग्रेज अधिकारी को जो लाला लाजपत राय की हत्या जिसकी की, उनको पिटाई करने के बाद इसकी हत्या की थी, उसमें बड़ी कुशलता से भगत सिंह भागे थे। चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन भागना नहीं, ये स्वयं का उदाहरण इस तरुणाई के सामने प्रस्तुत करना है। 26 अगस्त, और उस समय अदालत की सुनवाई हुई, केस चला, आप सब जानते हैं। 26 अगस्त 1930 को ये रजिस्टर्ड हो गया केस, अपराध सिद्ध हो गया अदालत के अंदर। बम फेंकना, अधिकारी की हत्या करना, अनेक धाराओं के कारण वो मुकदमा अपराध सिद्ध होने के बाद केस की सुनवाई होती है। 7 अक्टूबर 1930 68 पृष्ठों का जजमेंट उस अधिकारी के द्वारा, 68 पृष्ठों का। उस जजमेंट में फांसी तय हो गई, फांसी की तिथि तय हो गई। ये पता चलने के बाद भी हमने देखा अभी अपना जो अध्ययन का काम है वो बंद नहीं होता। क्रांतिकारियों को बाहर भी अनेक अपने वक्तव्य के आधार पर वहां से बाहर पत्र भेजना, क्रांतिकारियों का मनोबल बढ़ाना, ये उस सरदार भगत सिंह ने वहां से काम किया। ऐसा कहते हैं कि अंतिम समय निकट आ गया, क्योंकि 24 मार्च तय हो गई थी फांसी की। उसके पूर्व अनेक लोगों ने, आम जनता ने भी उस सजा माफी के लिए अपील दायर की। अंत में उनके पहले पंडित मदन मोहन मालवीय जी, क्रांतिकारियों के लिए हम सब जानते हैं, काशी विश्वविद्यालय का स्थापना करने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय, वो केवल विश्वविद्यालय नहीं बना रहे थे, वो इस देश के नवनिर्माण में लगे थे। 19 फरवरी 1931 को ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा ये अपील दायर की सजा माफी की, लेकिन रद्द कर दी गई। संपूर्ण देश के अंदर इन तीनों नौजवानों के प्रति एक जिस भाव को सरदार भगत सिंह जगाना चाहते थे, वो भाव जागृत हो चुका था। संपूर्ण देश के अंदर केवल एक पंजाब नहीं था, और इसलिए आम जनता उनकी माफी के लिए अपील करती है, लेकिन वह भी निरस्त हो जाती है। और ऐसा कहते हैं कि उस समय भी सरदार भगत सिंह अपने लेखन के काम में लगे थे। उन्होंने उस अंतिम समय में 4 पुस्तकें लिखी हैं, और उन पुस्तकों का दुर्भाग्य ऐसा रहा कि लिखने के बाद वो जेल के बाहर तो चली गई, लेकिन वहां बाहर जाने के बाद, चूंकि उनकी तो मृत्यु निकट थी, उन्होंने अपना काम पूरा किया। उन 4 पुस्तकों के जो नाम थे, आज दुर्भाग्य से अगर वो छप गई होती तो इस देश का चित्र कुछ अलग होता है। वो पुस्तक कौन सी थी? समाजवाद का आदर्श। आदर्श कौन होता है? रोल मॉडल, आइडियल, युवाओं का आइडियल कौन है? आत्मरक्षा, केवल अपनी नहीं, अपनी संस्कृति की, अपनी परंपराओं की, अपने पूर्वजों की, अपनी धरती मां की। क्रांतिकारियों का जो आंदोलन क्रांतिकारियों ने किए, उस पर एक पुस्तक उनकी थी, और चौथी पुस्तक मृत्यु का अंतिम द्वार। ये अंतिम समय में लिखी, पता है मृत्यु निकट है, कैसे जीवट का उस मां ने जिस बालक को जन्म दिया होगा, मृत्यु निकट है, 24 मार्च सामने आने वाली है। उसके बाद लेखन में मस्त है, वो लिखते जाता है। आखिर कैसा मन होगा उसका, कैसी संकल्प शक्ति उसके साथ होगी। और उसके बाद सजा, चूंकि मैंने कहा तीनों अपील खारिज होने के बाद 24 मार्च धीरे धीरे देश के अंदर 24 मार्च को लेकर एक व्यापक आंदोलन, और विशेषकर तरुणों के अंदर
उस आंदोलन के कारण वो अंग्रेज सरकार थरथरा कांप गई, क्या होगा कैसे होगा। और उसका हमने देखा कि 24 मार्च को जो मृत्यु उनको मिलनी थी, हमेशा जिसको भी फांसी आज तक हुई है, जो तिथि तय हुई, उस नौजवान को एक दिन पूर्व अर्थात 24 मार्च प्रातः को उसको फांसी होनी है। आज 23 मार्च को शाम को 7:23 पर वो फांसी दे दी जाती है। यहां के बाद आज जो अंग्रेज दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं, उनके काली कामनामे अपने आप में एक सरदार भगत सिंह को दी गई फांसी और उसके बाद का जो विभत्स चित्र है, वो चित्र हम सबको कपकपा देने वाला है। हमने एक झलक देखी उसकी। उन तीनों नौजवानों को फांसी जब वो जाते हैं, उनके सामने संतरी आगे आगे जाता है और वो आगे आगे जाता है, तो ये तीनों नौजवान, जब भगत सिंह को पूछा जाता है तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो मेरी अंतिम इच्छा कि मैं पुनः इस भारत भूमि में जन्म लेकर जो शेष काम रह गया है उसको पूरा करने के लिए मेरा जन्म इस भारत भूमि के अंदर होना चाहिए। इस भारत माता के धरती पर मेरा पुनर्जन्म होना चाहिए, जो काम शेष रह गया है। हमने कहा है ना कि 7 जन्मों के लिए हमने तो गारंटी है कि 7 जन्म हमको मिलते हैं मनुष्य योनि में, जो अच्छे काम करता है। और इसलिए उसके बाद वो कैसे संतरी आगे आगे है और तीनों दोस्त मुस्कुराते हुए कंधे में बाहों में बाहें डालकर आगे बढ़ रहे हैं। और वो जो गीत गुनगुना रहे हैं वो हमको पढ़ने के लिए आवश्यक है, हमको समझना चाहिए वो कैसा गीत है, कौन सा गीत है। कभी वो दिन भी आएगा, कभी वो दिन भी आएगा जब आजाद हम होंगे, यह अपनी जमी होगी, यह अपना आसमां होगा। फांसी के लिए तख्त की ओर जा रहे हैं, फंदे की ओर हम जा रहे हैं, और ये तीनों बाहों में बाहें डालकर ये गीत गुनगुना रहे हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इन पंक्तियों को बोलते बोलते फांसी के फंदे पर पहुंचना, उसके पहले उनका भजन किया जाता है। कैसी माताएं रही होगी, उन माताओं ने कौन सा दूध उनको पिलाया होगा। इतिहास गवाह है, उन तीनों का फंदे पर चढ़ाने से पहले जब भजन दिया गया, तीनों नौजवानों का भजन बढ़ा हुआ था। यह मैं उन नौजवानों की संतान हूं, वो मेरे पूर्वज हैं, वो मेरे आदर्श हैं। मेरा आदर्श सलमान खान नहीं है, मेरा आदर्श वो है। इसलिए उसको सामने रखकर जब मैं जीवन के अपने एक कदम को आगे बढ़ाता हूं, तो मेरे सीने के अंदर धड़कने वाला दिल वो देश के लिए जीने को मुझे प्रेरणा देता है। 7:23 पर फांसी हो जाती है। बाहर हुजूम लगाए जैसे पता चला वो क्या होगा कैसे होगा, हमने देखा वो वास्तविकता है, वो केवल नाटक नहीं था। उन तीनों नौजवानों के धड़ को टुकड़े टुकड़े करके जेल की दीवार को पीछे से तोड़कर सामने से ले जाएंगे तो मर जाएंगे मारने वाले। इसलिए 7:23 उसके बाद एक क्रिया करना, बोरे में भरकर पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली में जैसे सामान को लाते हैं, ऐसे करके उन बोरों को फेंकना हो ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर। वहां से पीछे से अंधेरे में बाहर पब्लिक खड़ी है, हमारे हीरो, उनका अंतिम संस्कार के लिए हम सब लेकर जाएंगे। अंदर कलाकारी हो गई। उन तीनों नौजवानों के टुकड़े टुकड़े करके लाश बोरों में भरकर ट्रैक्टर को लेकर पुलिस के संरक्षण में वो रावी के तट पर लेकर गए। वहां जल पर्याप्त था, जगह नहीं थी, इसलिए वहां से फिर सतलज तक गए और सतलज के किनारे ले जाकर, रात्रि का समय अधिक हो गया था, उन तीनों नौजवानों को वहां उनके लाश को डालकर टुकड़े टुकड़े थी बोरों में। मिट्टी का तेल जो अभी दिखाया गया ये वास्तविक घटना है।
वो मिट्टी का तेल डालकर जो इस देश की धरती के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर रहा है, वो अपनी रीति नीति से उसको हम अंतिम संस्कार भी करने की अनुमति नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमको अपनी मौत दिखाई देती है। जैसे ही वहां धुआं उड़ा, 3 चिताओं से धुआं उठा, आसपास के गांव के अंदर एक अलग प्रकार की क्रांति, गांव के लोग दौड़ पड़े, जैसे भी हमने देखा। उन गांव वालों का जो हाहाकार, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, इन उद्घोष के साथ जैसे वो आगे बढ़ते हैं, वो जारी फोर्स वहां से भाग जाती है। उन तीनों अवशेषों को, चूंकि काफी को वो जल चुके थे, जो भी अवशेष बचे, उन तीनों को संग्रह कर कर अलग अलग बोरे आस्था उसमें रख करके सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ उनको इकट्ठा किया जाता है। प्रातः काल उस लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, तब पढ़िएगा कभी इस घटना को, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। लाहौर और पंजाब केवल सरकारी स्कूल छोड़ करके सारी शिक्षण संस्थाएं, सारे बाजार बंद थे और सारे नागरिक, वो हिंदू या मुसलमान कोई भी था, जो देश के लिए उस समय जीवन जी रहा था, वो सिर्फ सड़कों पर इनकलाब जिंदाबाद इस नारे के साथ सड़कों पर थे। एक भव्य दिव्य सब यात्राओं के जुलूस के रूप में पुनः उसी स्थान पर, जिस रावी के तट पर पहले उनको लेकर गए थे, वहां उनका अंतिम संस्कार होता है। वो तो चले गए, हमको क्या देकर गए? हमने उनसे क्या लिया या हमने उनको क्या दिया? ये एक प्रश्न आज हम सबके सामने। देश का चित्र बदल रहा है, देश के अंदर अनेक प्रकार के नैरेटिव चल रहे हैं। मैं कौन से भगत सिंह को अपने आइडल के रूप में देखना चाहता हूं, उस भगत सिंह के कौन से कर्तव्य को आज देश बदल रहा है। दुनिया देश से आशा की और दृष्टि लगाए बैठी है। मैं, वो देश क्या है? देश किसी चिड़िया का नाम नहीं है, किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, किसी वृक्ष का नाम नहीं है। मैं, अर्थात मैं व्यक्तिगत जो भी मेरा नाम है, मैं देश हूं, मैं भारत हूं। मैं कैसा हूं? मैं जो दुनिया भारत से दृष्टि, आशा और विश्वास की दृष्टि लगाए बैठी है, मैं कैसा हूं? जैसा मैं हूं वैसा भारत है। इसलिए मुझको अपने अंदर कौन कौन से सुधार करने की आवश्यकता है। मुझे अपने लिए जीना या देश के लिए जीना, अपने लिए जीना या परिवार के लिए जीना, परिवार, समाज, संस्कृति। इसलिए आज इस अवसर पर केवल ये 2 घंटे के लिए मैंने समय दिया। मैंने सरदार भगत सिंह, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनका स्मरण किया। इतने से काम चलेगा क्या? मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं। कहते हैं शिव की पूजा करते करते, शिव की पूजा क्यों करते हैं? कि शिव के जैसा बनना है। इन अपने क्रांतिकारियों का आज हमने शहीदी दिवस, बलिदान दिवस मनाया, तो केवल ये कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम से मैंने प्राप्त क्या किया? वह नौजवान तो जाते जाते भी हमको बोलकर जाता है, जाते जाते भी मृत्यु से कुछ दिन पहले अपने भाई के लिए उन्होंने 2 पंक्ति लिखकर भेजी थी, करतार सिंह के लिए। उन्हें यह फिक्र है हरदम, नई तर्ज जफा क्या है। हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। सितम की इंतहा क्या है? जो जुल्म कर ले कितने, लेकिन आहा नहीं निकलेगी। दहर से क्यों खपा रहे, चरख का गिला करें। सारा जहां अदू सही, अदू माने दुश्मन, बैरी, सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें, आओ मुकाबला करें। ऐसे शब्दों के साथ अपने जीवन के अंदर, उन शब्दों के साथ जीवन एक एक श्वास, एक एक पल जीने वाला ऐसे अनेक नौजवान आज मेरे आदर्श हैं। उन्होंने देश के लिए जो किया, मैं उसका 10% भी इस देश की उन्नति के लिए, धर्म, संस्कृति, परंपराओं को जीवंत रखने के लिए आज जीवन मूल्यों का क्षरण हुआ है। इन महापुरुषों का जीवन बलिदान दिवस मनाने के पीछे का हेतु इतना है कि हम अपने द्वारा जिन जीवन मूल्यों का क्षरण हुआ है,
जिनके कारण दुनिया के अंदर हम विश्वगुरु थे, उन जीवन मूल्यों को अपने व्यक्तिगत जीवन से कैसे स्थापित कर सकते हैं, ऐसा एक प्रश्न आज उनके बलिदान दिवस पर हर नौजवान के मन के अंदर खड़ा होना चाहिए। और प्रश्न खड़ा होना केवल ये समाधान नहीं है, उस प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं बनूंगा, ऐसे संकल्प के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना। ऐसे 4 पंक्तियों के साथ अपना विषय पूरा करते हुए और अंत में भगत सिंह के उसी उद्घोष को एक बार ऊंचे स्वर में इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की